शास्त्री जी, आपने विक्रम संवत की बात की और शक संवत की बात की, तो इन दोनों में क्या जी, अंतर है और भारत में दोनों ही क्यों प्रचलित हैं? यह आपका प्रश्न बहुत स्तरीय प्रश्न है और ये जानने की बात है कि नासमझी के कारण लोग कभी-कभी विक्रम संवत्सर की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए शक संवत्सर को हल्का दिखाने लगते हैं और कभी-कभी शक संवत्सर के पक्ष के चर्चा करते हुए लोग विक्रम संवत्सर की हीनता को द्योतित करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत में दोनों प्रकार की काल गणनाएं स्वीकार की जाती हैं क्योंकि काल के प्रमापक केवल दो ही ग्रह हैं। दो ग्रहों से काल को मापा जाता है जिनसे रात और दिन का निर्माण होता है। वे दो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य भगवान के होने से दिन है और सूर्य भगवान जब नहीं होते हैं तो वह रात्रि है क्योंकि उनका प्रकाश उस समय नहीं होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने सौर गणना और चांद्र गणना दोनों का विधान करके एक पंचांग का निर्माण किया। सौर गणना से जो पंचांग चलता है उसे हमारे यहाँ शक संवत्सर के रूप में जानते हैं तथा चांद्र गणना के रूप से जो पंचांग निर्मित हुआ है उसको हमारे यहाँ विक्रम संवत्सर के रूप से जानते हैं, जो तिथियों के हिसाब से चलता है। विक्रम संवत्सर में भी 12 महीने होते हैं, शक संवत्सर में भी 12 महीने होते हैं। अंतर इतना होता है कि जहाँ विक्रम संवत्सर में दो पक्ष होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या से, वैसा शक संवत्सर में नहीं होता, बल्कि वहाँ 1 से लेकर 30 तक तिथियाँ चलती हैं। वह पूर्णतः वैज्ञानिक कैलेंडर है। यही कारण है कि भारत देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्वान व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हुए, तब उन्होंने 1955 में एक राष्ट्रीय पंचांग समिति का निर्माण किया कि भारत का शक संवत्सर क्या होना चाहिए। मैंने आपको निवेदन किया था कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न संवत प्रचलित है। कोई संवत चैत्र से प्रारंभ हो रहा है, कोई कार्तिक से प्रारंभ हो रहा है। तेलंगाना में अलग है, बंगाल वालों का अपना अलग पंचांग है। उसी प्रकार से मिथिला में अपना अलग पंचांग है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनका अपना अलग पंचांग है। इन्हीं पंचांगों के कारण तिथियों की घटत बढ़त और त्योहारों के मनाने में कई बार आगे पीछे का क्रम देखा जाता है। लेकिन शक संवत्सर जो सौरमान के अनुसार चलता है, तो उस समिति ने जो 1955 में भारत सरकार ने बनाई, उसके अध्यक्ष जाने माने गणितज्ञ सुख्यात विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर मेघनाथ साहा थे। उन्होंने लंबे विवेचन के बाद भारत सरकार को अपनी यह संस्तुति की थी कि एक ऐसा कैलेंडर जो कश्मीर से केरल तक और जैसलमेर राजस्थान से लेकर के और ठेठ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर तक समान रूप से स्वीकृत है, वह शक संवत है, जिसकी गणना आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी मिल जाती है। अतः उस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। यही कारण है कि प्रसार भारती अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, उनका जब नियमित रूप से प्रारंभ होता है तो वे अपने दिन का शुभारंभ अंग्रेजी तिथि बोलने के साथ ही शक संवत्सर की तिथि बोलने से करते हैं। उसके साथ ही भारत सरकार के जब राजपत्र छपते हैं या भारत के राष्ट्रपति या भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति जब कोई पत्र लिखते हैं तो वे शक संवत्सर का प्रयोग करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पत्रों में भी शक संवत्सर का प्रयोग होता है क्योंकि वह भारत का राष्ट्रीय संवत्सर है। लेकिन हमारे अन्यान्य जो पर्व हैं वे विक्रम संवत्सर के अनुसार मनाए जाते हैं क्योंकि हमारे पर्व प्रायः तिथियों पर आधारित है। भले ही वह होली हो, दीपावली हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, नवरात्र हो, तथापि समस्त भारतीय एक पर्व सौर पंचांग के अनुसार मनाते हैं जिसमें चंद्रमा की तिथि का कोई लेना देना नहीं है। और वह पर्व होता है सूर्य के धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करने वाली मकर संक्रांति पर्व का,
जिसका किसी तिथि से कोई संबंध नहीं है। अतः धन्य है ये भारत के शास्त्र परंपरा, धन्य थे भारत के वे गणितज्ञ ज्योतिषी जिन्होंने सौर गणना और चंद्र गणना दोनों को मिला करके भारतीय पंचांग का सहस्राब्दियों शताब्दियों पहले निर्माण किया और आज तक वही वैज्ञानिक गणना, वही वैज्ञानिक विवेचन भारतीय करते आ रहे हैं। अदिति जी, इसमें एक बात और है, इस सौर गणना और चांद्र गणना को मिला देने का सबसे बड़ा एक ही लाभ यह हुआ कि जिस ऋतु में हमारे उत्सवों को कहा गया, बताया गया कि होली कब आएगी, जब वसंत ऋतु होगी, गेहूं की, चने की, जौ की फसल पक जाएगी। सहस्राब्दियां बीत गई, हजारों वर्ष बीत गए, ऋषियों को यह कथन लिखे हुए, लेकिन आज भी होली उसी समय आ रही है, दीपावली उसी ऋतु में आ रही है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन वर्षा में आ रही है, वट सावित्री व्रत ग्रीष्म में आ रहा है, रामनवमी वसंत ऋतु में आ रही है। यह कारण है कि हमारे गणितज्ञों ने विचार किया, अन्यथा यदि वे ऐसा नहीं करते तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, वो अब भी इतना त्रुटिपूर्ण है कि उन्हें हर महीने अलग अलग करने पड़ रहे हैं। जनवरी 31 की, फरवरी 28 की, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, और हर 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ाना पड़ता है। यदि वे एक दिन 4 वर्ष में बढ़ाएंगे नहीं तो 100 वर्षों में जो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को सर्दियों में आ रहा है, वह 25 दिसंबर 100 वर्षों में 30 नवंबर वाली मौसम में आने लग जाएगा, और 200 वर्षों में 5 नवंबर और उसके बाद 10 अक्टूबर को पकड़ने लगेगा। इस प्रकार से 300, 400, 500 वर्षों में क्रिसमस डे गर्मी में ही आने लगेगा। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें लीप ईयर बनाना पड़ा, जो व्यवस्था उन्होंने बहुत बाद में की, पादरी ग्रेगरी ने, वह व्यवस्था भारतीय ऋषियों ने चंद्र और सौर गणना दोनों को मिलाकर के बहुत पहले कर दी। यही कारण है कि चांद्रमान से अपने त्योहारों को मनाने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान या अन्यान्य पर्व 33 वर्षों में सारी ऋतुओं में पूरे वर्ष में घूम जाते हैं। ईद गर्मी में भी आती है, सर्दी में भी आती है, वर्षा में भी आती है, शिशिर में भी आती है, हेमंत में भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं है। वसंत के नवरात्र वसंत में ही आएंगे, शारदीय नवरात्र शरद में ही आएंगे, दीपावली जब ठंड प्रारंभ हो जाएगी आश्विन के बाद कार्तिक मास में तभी आएगी। दीपावली कभी भी जून में नहीं आ सकती, होली कभी भी दिसंबर में नहीं आ सकती। इस प्रकार से भारतीय पंचांग जो मेघनाथ साहा जी ने विचार करके शक संवत्सर को राष्ट्रीय संवत्सर बनाया, और उसके साथ ही जो विक्रम संवत्सर चल रहा है, ये दोनों संवत पूर्णतः वैज्ञानिक व हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों के द्वारा संपूर्ण मानवता को दिया गया गणितीय वरदान है।